सच्चाई और अदम तशद्दुद के अलमबरदार महात्मा गांधी की 75वीं बरसी आज यौम शहादत के मौके पर बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर मुनक़िद किया जा रहा है तमाम मज़ाहिब का दुआए जलसा। पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल हुकूमत ने आज तलब किया है ऑल पार्टी इजलास। पार्लियामेंट का बजट इजलास कल से होगा शुरू। 1 फरवरी को पेश किया जाएगा आम बजट। G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग आज से चंडीगढ़ में होगी शुरू। मीटिंग में आलमी मालियाती ढांचे के इस्तेहकाम और हम आहंगी को बेहतर बनाने के अलावा 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों से निपटने पर की जाएगी बात। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के सदर साबा कुरैशी भारत के 3 रोजा दौरे पर। नीति आयोग और भारत की G20 प्रेसिडेंसी टीम के साथ आलमी मसाइल पर करेंगे बातचीत। दिल्ली NCR के कई इलाकों में रात भर बारिश से बढ़ गई सर्दी। हिमाचल में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। ज़ालाबारी का भी अंदेशा। उदयपुर में 5वीं क्लास तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन आज से भोपाल में रंगारंग प्रोग्राम के साथ होगा शुरू। खेलों का महाकुंभ 8 शहरों में 13 दिन तक रहेगा जारी। मुल्क के 6000 से ज्यादा खिलाड़ी 27 खेलों में दिखाएंगे अपने जौहर। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। आज बाबा-ए-कौम महात्मा गांधी की 75वीं बरसी है। आज ही के दिन 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का गोली मारकर कत्ल कर दिया था। उनकी बरसी को हर साल शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता है। महात्मा गांधी की 75वीं बरसी के मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर तमाम मज़ाहिब की दुआए तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। भारत की जंग आज़ादी के मरकजी हीरो गांधी जी थे। उन्होंने पूरी दुनिया को अदम तशद्दुद की ताकत से मुतारुफ कराया। उनका अहिंसा परमो धर्म का पैगाम आज भी पूरी दुनिया के लिए बाइसे तरकीब है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने बाबा-ए-कौम की बरसी पर उन्हें ख़राजे अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने यौम शहादत पर महात्मा गांधी को सलाम पेश किया और कहा कि बापू के पैगाम और अजीम अक़दार में असरी चैलेंजों से निपटने की जबरदस्त ताकत है। आगे बढ़ते हैं, जहां पार्लियामेंट का बजट इजलास कल 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, लेकिन इससे कबल हुकूमत ने आज कुल जमाती इजलास बुलाया है। इजलास में अपोजिशन जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास का मकसद ये है कि हुकूमत अपोजिशन जमातों से तमाम मामलात पर बातचीत करके पार्लियामेंट की कार्रवाई को खुश उसलूबी से चलाए। वैसे पार्लियामेंट के हर इजलास से पहले इस किस्म की मीटिंग होती रही है और आज का इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। बजट इजलास से कबल कल यानी कि 31 जनवरी को हुकूमत की जानिब से इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की जाएगी और इसके अगले रोज 1 फरवरी को साल 2023-24 का आम बजट मुल्क के सामने रखा जाएगा। हर बार की तरह इस बार भी बजट इजलास 2 हिस्सों में होगा। बजट इजलास का पहला मरहला 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और दूसरा मरहला 13 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा। बजट इजलास के दौरान 27 नशिस्तें होंगी। उड़ीसा के वजीर सेहत नब किशोर दास की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। कल उन पर हमला उस वक्त हुआ कि जब वो झारसुगुड़ा में एक मीटिंग में शिरकत के लिए जा रहे थे, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हवाई जहाज से भुवनेश्वर ले जाया गया और एक ASI ने उन पर हमला किया था। नब किशोर दास पर हमले की तहकीकात क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनके इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। वहीं दूसरी तरफ उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि नब दास हुकूमत और पार्टी दोनों के लिए एक असासा थे। उनका इंतकाल रियासत उड़ीसा के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वज़ीर सेहत रहते हुए नब दास ने अवामी मफाद में कई स्कीमें शुरू की। भारत की सदारत में G20 के पहले बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे के वर्किंग ग्रुप का 2 रोजा इजलास आज से चंडीगढ़ में शुरू हो रहा है।
ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के वजीर पुष्पपति कुमार पारस आज इजलास का इफ्तिताह करेंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे वर्किंग ग्रुप G20 फाइनेंस ट्रैक के तहत काम करने वाले अहम ग्रुपों में से एक है, जो बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे को मजबूत बनाने पर तवज्जो मरकूज करता है और इसका मकसद कमजोर ममालिक को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजों से निमटना भी होगा। 2 रोज़ा इजलास में G20 के अरकान, मदू ममालिक और बैनुल-अक़वामी तंजीमों के तकरीबन 100 मंदूबीन शिरकत करेंगे। इजलास में बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे के इस्तेहकाम और हम आहंगी को बढ़ाने के तरीक़ों और इसे 21वीं सदी के आलमी चैलेंजों से निमटने के काबिल बनाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसमें गरीब और कमज़ोर ममालिक को ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद देने के तरीक़े तलाश करने पर भी तवज्जो दी जाएगी। Debt is always a big part of the agenda of this working group, the IFA working group, and especially with the pandemic, the debt distress has got aggravated. Under the Indian presidency, there will be a comprehensive look at the global debt situation and a report. The idea is to bring out a report to see what has worked, what has not worked, how it can be improved. और चंडीगढ़ में इंतजामिया की जानिब से G20 ममालिक के नुमाइंदों के इस्तकबाल के लिए खुसूसी तैयारियां की गई हैं। दौरे के दौरान मंदोबीन को रॉक गार्डन, सुखना झील और कैपिटल कॉम्प्लेक्स शहर के मशहूर मकामात को भी दिखाया जाएगा। अध्यक्षता में हो रही G20 की पहली फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग यहां चंडीगढ़ में सोमवार से शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। ये 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को रिफॉर्म करना, खास करके क्योंकि उसका इम्पैक्ट वल्नरेबल कंट्रीज पर बहुत होता है, इस पर भारत का बहुत जोर रहेगा। The IFA working group is one of the important working groups of the finance track of the G20, and it discusses issues related to international financial architecture and how to help the most vulnerable and poor countries in terms of their financing needs. So as India has assumed the presidency of the G20, we will of course continue many of the issues that this group has been discussing over the years, with a particular stress on the issues that affect the poorest developing countries, because as an emerging market nation ourselves, we have a good opportunity to represent the interests of the most vulnerable countries. सब्सटैंटिव पार्ट के अलावा इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल कुजीन, यहाँ का लोकल खान पान और यहाँ की संस्कृति से अवगत करवाया जाएगा। विरासत खालसा जो अनंतपुर साहिब के पास है, वहां पर इन डेलीगेट्स को लेके जाया जाएगा ताकि इन डेलीगेट्स को यहाँ की लोकल जो कल्चरल और हिस्ट्री से वो अवगत हो पाएं। G20 की ये मीटिंग्स देश भर में के अलग अलग कोनों में इसीलिए रखी जा रही हैं कि इन फॉरेन डेलीगेट्स को भारत की विविधता और इसकी डाइवर्सिटी का अंदाजा हो पाए। कैमरामैन आलोक गुप्ता के साथ अमृतपाल सिंह, DD न्यूज, चंडीगढ़। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 77वें इजलास के सदर कुरूसी भारत के दौरे पर हैं। वो वजीर ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा अहम कसीरुल जहती और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। कुरूसी नीति आयोग के सीनियर ओहदेदारों और भारत की G20 सदारती टीम के साथ भी बातचीत करेंगे। कुरूसी शहीद दिवस के मौके पर राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर गुल्हाई अकीदत भी पेश करेंगे। सितंबर 2022 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की सदारत संभालने के बाद कुरूसी का किसी भी मुल्क का ये पहला 2 फरीकी दौरा है। उत्तर प्रदेश कानून साज काउंसिल में ग्रेजुएट और असातिज़ा हल्कों की 5 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। रियासत के 39 अजला में सुबह 8 बजे से शुरू हुई पोलिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। ग्रेजुएट हल्के की 3 और असातिज़ा हल्के की 2 नशिस्तों के लिए कुल 63 उम्मीदवार मैदान में हैं। 3 ग्रेजुएट हल्कों में कुल 6.32 लाख वोटर अपना हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 3.93 लाख मर्द और 2.39 लाख खवातीन वोटर हैं।
इसके लिए 826 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा के 2 हलकों में कुल 53,92,000 वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें 35,000 से ज़ायद मर्द और 18,000 से ज़ायद ख़वातीन वोटर्स हैं। महफूज और मुनसिफाना पोलिंग के लिए पुलिस फोर्स के साथ साथ हर हलके में मुबस्सरीन को भी तैनात किया गया है। 2 फरवरी को बरेली, झांसी, गोरखपुर और कानपुर में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए हमले में एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। एनआईए ने एक मतलूबा खातून नक्सली को गिरफ्तार किया है। 2021 में बीजापुर जिले के तरिम थाना इलाके के तहत टेकल गोडियाम में नक्सलियों का हमला हुआ था, जिसमें 22 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, जबकि इस हमले में 30 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। रायपुर में मौजूद एनआईए की टीम को बीजापुर जिले में एक खातून नक्सलाइट के छुपे होने की खुफिया इत्तला मिली थी और जिसके बाद गिरफ्तारी की कार्रवाई शुरू की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 97वें एडिशन में पद्म अवार्ड्स का खास तौर पर जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पब्लिसिटी की चकाचौंध से दूर बेलौस खिदमत के जज्बे से काम करने वाले लोगों को इज्जत देने से मुल्क खुद फख्र महसूस करता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हाल ही में ऐलान करदा पद्म अवार्ड्स के बारे में तफसील से तबादला ख्याल किया और इन्हें अवाम के दरमियान बेलौस खिदमत करने वाले लोगों को इज्जत देने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि इस साल के पद्म अवार्ड्स में कबायली इलाकों में खिदमत अंजाम देने वाले लोगों पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में जनजातीय समुदाय और जनजातीय जीवन से जुड़े लोगों का अच्छा खासा प्रतिनिधित्व रहा है। जनजातीय जीवन शहरों की भागदौड़ से अलग होता है, उसकी चुनौतियां भी अलग होती हैं। इसके बावजूद जनजातीय समाज अपनी परंपराओं को सहेजने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जनजातीय समुदाय से जुड़ी चीजों के संरक्षण और उन पर रिसर्च के प्रयास भी होते हैं। इस तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ने कबायली जबानों पर बेहतरीन काम करने वाले धनीराम टोटो, जानूम सिंह सोय और बी रामकृष्ण रेड्डी का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सिद्धि, जारवा और ओंगे जैसे कबायली बिरादरियों के साथ काम करने वाले लोगों को भी इस बार एजाज से नवाजा गया है। इस बार खास बात ये रही कि पहली बार नक्सलाइट मुतासरा इलाकों में बेहतरीन काम करने के लिए एजाज से नवाजा गया है। इनकी कोशिश से नक्सल मुतासरा इलाकों में गुमराह नौजवानों को सही रास्ता दिखाने में मदद मिली है। इन हस्तियों में ओंकेर अजय कुमार मांडवी और गढ़चिरौली से जुड़े परशुराम कोमाजी खूणे शामिल हैं। साथियों, पद्म पुरस्कार पाने वाले अनेक लोग हमारे बीच के वो साथी हैं जिन्होंने हमेशा देश को सर्वोपरि रखा, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। वो सेवा भाव से अपने काम में लगे रहे और इसके लिए उन्हें कभी किसी पुरस्कार की आशा नहीं की। वो जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके चेहरे का संतोष ही उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड है। ऐसे समर्पित लोगों को सम्मानित करके हम देशवासियों का गौरव बढ़ा है। पद्म अवार्ड्स हासिल करने वालों में शुमाल मशरिक के इलाकों में खिदमत अंजाम देने वाले लोग, मौसीकी, खास तौर पर लोक मौसीकी और क्लासिकी आलात को महफूज रखने वाले लोगों को भी बड़ी तादाद में शामिल किया गया है। ये अवार्ड्स खिदमत के जज्बे और जमहूरियत की हसासियत पर अवाम के एतमाद को मजबूत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। वहीं दारुल हुकूमत दिल्ली और आसपास के इलाकों में इतवार की सुबह से हो रही मौसम में बदलाव देखा गया है, जिसकी वजह से दिल्ली और आसपास के इलाकों में मुसलसल बारिश से सर्दी बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में आज सुबह बारिश हुई है और इस अचानक बारिश की वजह से दर्जे हरारत में कमी आ गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दारुल हुकूमत दिल्ली में कम से कम दर्जे हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह ताजा बर्फबारी हुई। इस बर्फबारी की वजह से पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में लिपटी हुई है। वादी में मुसलसल बर्फबारी से सर्दी में इजाफा हो गया है। शदीद सर्दी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। हिमाचल प्रदेश के महकमा मौसमियात ने आज रियासत में शदीद बारिश और बर्फबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक बलाई और दरमियानी पहाड़ियों में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, जबकि मैदानी, नशीबी और दरमियानी पहाड़ियों में चंद मकामात पर गरज चमक और ज़ालाबारी का इम्कान है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात के मुताबिक चंबा, लाहौल स्पीति, कुन्नूर, शिमला, कुल्लू, कांगड़ा और मंडी अजला में मुख्तलिफ मकामात पर तेज बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। इतवार को रियासत के कई अजला में बारिश हुई है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर से इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने आज रियासत में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। रियासती मौसमियाती मरकज के मुताबिक उत्तराखंड में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जारी है और इसके असर से गढ़वाल और कुमाऊं डिवीजन में ज्यादातर मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और बर्फबारी हो रही है। 2500 मीटर और इसके ऊपर की बुलंदी वाले इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज रियासत के बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है और इसके साथ ही रियासत के कई दूर दराज मकामात पर ज़ालाबारी की भी पेशगोई की गई है। मंगल से रियासत में मौसम आमतौर पर साफ रहेगा। बात करते हैं राजस्थान की, जहां राजस्थान में हफ्ते की रात देर गए शुरू होने वाली बारिश इतवार को भी दिन भर वक्फे से जारी रही। बारिश के बाईस दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब सर्दी बढ़ने से निजाम जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। उदयपुर और सरोही समेत रियासत के कई इलाकों में ज़ालाबारी से फसलों को नुकसान पहुंचा है। फसल खराब होने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। सड़कों पर ओलों की सफेद चादर फैली हुई है। दूसरी जानिब उदयपुर में शदीद बारिश और ज़ालाबारी के पेश नज़र जिले के तमाम स्कूलों में 5वीं जमात तक के बच्चों के लिए आज और कल छुट्टी का ऐलान किया गया है। बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें, जहां जनूबी कोरियन के शहर खरसौन में रूसी फौजियों की रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी से कम 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि दीगर 6 अफराद जख्मी हुए हैं। हमले में एक अस्पताल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब रूस के वजारत खारजा ने यूक्रेन की फौज पर इल्जाम लगाया है कि उसने जानबूझकर रूस के जेर कब्जा नोवेडर में एक अस्पताल पर हमला किया है और इस हमले में तकरीबन 14 अफराद हलाक और 2 दर्जन जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन पर मुबैना हमले को जंगी जुर्म करार दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने गुज़िश्ता रोज़ अपने खिताब में कहा कि मुल्क को मशरिकी डोनेस्टिक के इलाके में इंतहाई मुश्किल हालात का सामना है। डोनेस्टिक के इलाके बखमौत, वेहलदेहार और दीगर इलाकों में रूसी हमले जारी हैं। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन को रूसी हमलों का मुकाबला करने के लिए तेजी से हथियारों की फराहमी और नई किस्म के हथियारों की जरूरत है। ट्यूनिस के पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में बहुत कम वोटरों ने अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह ने इतवार को इंतखाबात के उबूरी अदद-ओ-शुमार का ऐलान किया, जिसके मुताबिक पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोटर टर्न आउट 11.3% रहा और इससे कबल कमीशन के तर्जुमान ने सरकारी टेलीविजन पर 11.15% का आर्जी अदद-ओ-शुमार दिया था। दिसंबर में होने वाले इंतखाबात के पहले मरहले में 11.2% वोट डाले गए थे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 78 लाख वोटर्स में से सिर्फ 8,87,000 वोटर्स ने अपने वोट डाले हैं और बड़ी जमातों ने वोट का बायकॉट किया है और ज्यादातर सीटें आजाद उम्मीदवारों के पास जाने की उम्मीद है। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक में आज सुबह 5:20 पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने ट्वीट करके इसकी मालूमात दी है। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। ज़लज़ले के बाइस किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। और अब पेश है अखबारात का जायजा।
दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात में हम नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खियों पर, जिसके सफ़े अव्वल की सुर्खी है जमहूरियत हमारी रगों और कल्चर और हम फितरतन जमहूरी माशरा हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये बात कही है। पद्म अवार्ड याफ्तागान की जिंदगियों को उन्होंने कहा है कि वो समझें और दूसरों के साथ इसको शेयर भी करें और उनसे प्रेरणा हासिल करें। आगे की जो खबर हमने ली है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने किया उड्डयन उत्सव का इफ्तिताह। यहाँ पर एक फोटो भी नजर आ रही है जिसमें सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू यहाँ उड्डयन उत्सव का उन्होंने इफ्तिताह किया है और वो इसमें बैठी हुई भी नजर आ रही हैं। आगे की खबर की तरफ रुख कर लेते हैं। इसके अलावा जो खबर है इसमें बजट इजलास से कबल कुल जमाती मीटिंग तलब की गई है। 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सफ़े से जो हमने खबरें ली हैं, बता दें कि चीन के साथ 2025 में मुमकिना जंग के लिए अमेरिकी फ़ौज की तैयारियां शुरू। अमेरिकी जनरल माइक ने पेंटागन में मेमोरेंडम जमा कराया। इसके अलावा अफगानिस्तान से यहाँ पर एक खबर है, अफगानिस्तान ने ख़वातीन की तालीम की पाबंदियों में मज़ीद सख्ती की है। बता दें कि तालिबान हुकूमत की वजारत आला तालीम ने अफगानिस्तान में निजी यूनिवर्सिटियों को हुक्म दिया है कि वो लड़कियों की यूनिवर्सिटी की तालीम पर पाबंदियों के बारे में अपनी पॉलिसी सख्त करें और अगले माह तालिबात को दाखिले के इम्तहानात देने की इजाज़त ना दें। इसके अलावा खेल के सफ़े से हमने यहाँ पर एक खबर ली है। हिंदुस्तान ने पहला अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है। ये खबर इसमें शाया हुई है। तो ये थी आज के अखबारात की सुर्खियां जो हमने आपके लिए चुनी थी। आगे बढ़ते हैं और मजीद खेल की सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 आज से शुरू होने जा रहे हैं। प्रोग्राम का इफ्तिताह मध्य प्रदेश में एक रंगारंग प्रोग्राम के दौरान किया जाएगा। ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां एडिशन है। ये खेल मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला और बालाघाट और खरगोन में मुनक्किद होंगे। साथ ही इस एडिशन में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स और फेंसिंग को भी शामिल किया गया है और 13 रोज तक जारी रहने वाले इस इवेंट में मुल्क भर से 6000 से ज्यादा खिलाड़ी 27 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जा रही 3 T20 सीरीज का दूसरा मैच जीत लिया है। इतवार को खेले गए एक सनसनीखेज मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 99 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से कप्तान मिशेल सेंटर्स ने सबसे ज्यादा नॉट आउट 19 रन बनाए और साथ ही माइकल और मार्क ने 14-14 रन की इनिंग्स खेली और भारत की जानिब से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 2 विकेटें हासिल की। जवाब में टीम इंडिया ने 1 गेंद बाकी रहते हुए 4 विकेट गंवाकर हदफ हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव ने सबसे ज्यादा नॉट आउट 26 रन बनाए। इसके साथ ही ईशान किशन ने 19 रन की इनिंग्स खेली और इस जीत के साथ ही 3 मैचों की T20 सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। दोनों ही टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच 1 फरवरी को खेला जाएगा। और भारत ने पहली बार खवातीन का अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जीतकर तारीख रकम कर दी है। इस जीत पर BCCI ने पूरी टीम और स्पोर्ट स्टाफ के लिए 5 करोड़ रुपए की इनामी रकम का ऐलान किया है। भारतीय खवातीन टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल मैच 7 विकेटों से जीत लिया। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 69 रन का हदफ रखा था, जिसे टीम इंडिया ने 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। भारत की जानिब से सोमिया तिवारी और जी त्रिशा ने 26-26 रन बनाए, 24-24 रन बनाए। वज़ीर आज़म ने खवातीन अंडर 19 क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि अंडर 19 20 वर्ल्ड कप में खुसूसी जीत पर भारतीय टीम को मुबारकबाद। उन्होंने बेहतरीन क्रिकेट खेला है और उनकी कामयाबी बहुत से क्रिकेटर्स का हौसला बढ़ाएगी। टीम को उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। जर्मनी ने इस साल का मर्दों का हॉकी वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया है। जर्मनी ने गुज़िश्ता रोज बेल्जियम के खिलाफ सनसनीखेज टाइटल मैच 5-4 से जीत लिया। दोनों ही टीमों के दरमियान खेले गए
फाइनल मैच में आखिरी वक्त तक स्कोर 3-3 से बराबर रहा और इसके बाद जर्मनी ने शूट आउट में मैच 4-5 से जीत लिया। ये तीसरी बार है कि जब जर्मनी ने हॉकी वर्ल्ड कप टाइटल जीता है और इससे कबल जर्मनी ने 2002-2006 में चैंपियन बना था। साथ ही तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला गया मैच हॉलैंड ने 1-3 से जीत लिया। सर्बिया के स्टार टेनिस खिलाड़ी नोवाक ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस सिंगल्स टाइटल जीत लिया है। इवेंट के टाइटल मैच में जोकोविच ने यूनान के स्टेफनोस सितसिपास को 3-6, 7-6, 7-6 के फर्क से शिकस्त दी। इस फतेह के साथ जोकोविच ने 22वां ग्रैंड स्लैम जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर ली है और इसके साथ ही उन्होंने एटीपी रैंकिंग में भी टॉप पोजीशन हासिल की है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इंटरनेशनल हॉट एयर बैलून फेस्टिवल हर साल स्विट्जरलैंड में 9 दिन तक मनाया जाता है, जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और हॉट एयर बैलून से स्विट्जरलैंड की खूबसूरत वादियों का नजारा करते हैं। खबरनामे के इस शुमारे में आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले आइए आपको स्विट्जरलैंड के बर्फीले पहाड़ों में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल की झलकियां दिखाते हैं। आप इन नज़ारों से महसूस हों और हमें दें इजाजत। आदाब।